डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था भाई 5 प्रॉपर्टीज का अलग अलग ट्रेंड कैसे, उनको कैसे कैलकुलेट करना है। और लास्ट जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी भाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। उसमें मैंने आपको लास्ट में बताया था अगर हमें किसी की भी एक्सेस हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी पता लग जाती है तो वो हमें क्या बताता है, उसके अंदर उसकी सीएफएससी को कैलकुलेट करने में वो हमारी हेल्प करता है। अब जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो हमारी सीएफएससी को कैलकुलेट करने में कैसे हेल्प करती है, तो सीएफएससी यानी एक्सेस हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो सीएफएससी बताती है। और सीएफएससी हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी की माइनस में अगर हम थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड वैल्यू कर दें तो वो हमारी क्या जाती है, सीएफएससी आ जाती है। अब इसमें क्या होगा, जहां तक आप पढ़ते हो इसमें आप सीएफएससी अब तक निकालते आए हो, हम किसके अंदर नोट कर देते थे, जिसको डेल्टा ओ से या डी क्यू से ऐसे लिख देते थे। लेकिन जब भी सीएफएससी निकाली जाती है और इसको रिपोर्ट करना होता है तो उसको रिपोर्ट किया जाता है हमेशा पर मॉलिक्यूल के क्रम में और सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। अब ये पर मॉलिक्यूल के अंदर कैसे कैलकुलेट करनी है, सेंटीमीटर इनवर्स में उसको कैसे कन्वर्ट करना है, ये उसी को समझ में आएगा जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री का जो हमारा बेसिक लेक्चर था, बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर था, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन अगर आपको आता है तो आप जो है आसानी से इस वैल्यू को इस वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर पाओगे। हालांकि अगर यूनिट कन्वर्जन किसी ने नहीं देखा तो देख ले, नहीं तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा भाई कि कैसे सीएफएससी आएगी और डेल्टा ओ से फिर उसको कैसे इस प्रकार से लास्ट में सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर लेके जाना है। ठीक है, तो हमारी 6th एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ सीएफएससी, उसके बाद 7th पढ़ेंगे हम आयनिक रेडिएगा ट्रेंड, 8th पढ़ेंगे भाई हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, 9th पढ़ेंगे भाई उसके कलर के बारे में और 10th पढ़ेंगे भाई हम उसकी ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज या फिर जो स्पेक्ट्रा हमें बात करता है सिंगलेट है, डबलेट है, ट्रिपलेट है कैसे होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेशन होने के बाद वो आपको समझ में आया 10th वाली प्रॉपर्टी वो थोड़ी सी बताऊंगा क्योंकि आगे वाले सेक्शन में वो हमारी अच्छे से कवर होगी। इस लेक्चर के अंदर आज हम बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ सीएफएससी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है भाई तो दूसरों तक भी पहुंचाए, दूसरों को भी बोले वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा दावा है, जितनी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं ठीक है उतनी डिटेल में आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा बीएससी लेवल पर। क्लियर, तो अब बात आती है एस्टिमेशन ऑफ सीएफएससी। इसके लिए हम क्या लेकर के चलते हैं भाई, हम एक कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं क्रोमियम 2 पॉजिटिव। अब ये क्रोमियम 2 पॉजिटिव इसकी मैं 2 स्टेट लेकर के चलूंगा भाई, ठीक है। इसकी एनर्जी दे दी गई हमें विदाउट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, विदाउट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हीट ऑफ हाइड्रोजन, हीट ऑफ हाइड्रेशन वो इसकी दे दी गई विदाउट जो थी एक प्रकार से जब तक उसने क्या नहीं बनाया है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है, तो उसकी वैल्यू कितनी दे दी गई -435 किलो कैलोरी पर मोल, इसमें दे दी गई किलो कैलोरी पर मोल के अंदर दे दी। इसके बाद अब ये क्या बोला है उसने, विदाउट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हीट ऑफ हाइड्रेशन, जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है, मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एक प्रकार से थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड वैल्यू हम इसको बोल सकते हैं। क्या ले सकते हैं भाई, हमने थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड वैल्यू हमने मान लिया भाई कि जब कॉम्प्लेक्स क्रोमियम 2 पॉजिटिव आयन नहीं बनाया है तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ये रहेगी। फिर उसके बाद दे दिया भाई जब क्रोमियम 2 पॉजिटिव क्या बना लेगा भाई, अपना कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेगा, क्या लिखेंगे हम Cr2 पॉजिटिव विद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये जो वैल्यू आई सपोज कीजिए ये आई -460 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर है, यानी इसको मैं एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, ये हमारी क्या आ गई एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू, क्या आ गई हमारी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू। अब सपोज कीजिए हमने ये, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद एनर्जी आई यानी इसके अंदर हमें क्या निकालनी होगी, एक्सेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो वो क्या बता देंगे सीएफएससी। मतलब मैं यहां से क्या ले सकता हूं, हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे भाई, सीएफएससी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सीएफएससी कितनी आएगी भाई हमारी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू -460 किलो
माइनस, अब क्रिटिकली प्रेडिक्टेड वैल्यू है, क्रिटिकली प्रेडिक्टेड वैल्यू कितनी, माइनस 435 किलो कैलोरी पर मोल, ये है एक प्रकार से। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसमें से मतलब वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 25 किलो कैलोरी पर मोल, ये हमारी क्या आ गई, एक्सेस हीट ऑफ हाइड्रेशन आई। अब हम क्या करेंगे, जो CFSE कैलकुलेट करेंगे वो किसकी टर्म में कैलकुलेट करेंगे, हमें डेल्टा O की टर्म में कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा क्या है, Cr2 पॉजिटिव आयन है, Cr2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, आर्गोन 18 4s0 3d4, तो कॉम्प्लेक्स में मान लिया स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन हमारे ये हो गए, एक ही हो गए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, T2g3 और ये क्या होगा हमारा Eg1। नीचे वाले के लिए वैल्यू कितनी दी हुई हमारी, -0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ऊपर वाले के लिए दी हमारी प्लस का 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस का 0.6 डेल्टा। अब ये जो एनर्जी आ गई किस टर्म में आ गई, डेल्टा O की टर्म में, ये एनर्जी हमारी किस टर्म में है, किलो कैलोरी पर मोल की टर्म में। लेकिन एक बात अगर देखें, ये भी CFSE है और ये भी क्या हमारी CFSE है, मतलब दोनों वैल्यूज क्या है भाई, बराबर है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इक्वल पुट कर लेता हूं, तो मैं यहां से क्या लिख दूंगा इसको, -0.6 डेल्टा O बराबर है -25 किलो कैलोरी पर मोल। अब हम कन्वर्जन करेंगे भाई, ये एनर्जी मैंने बताया किसी में कैलकुलेट करते हैं पर मोलिक्यूल और सेंटीमीटर इनवर्स में। एनर्जी है हमारे पास किसमें, किलो कैलोरी पर मोल में, और किसमें है, डेल्टा O की फॉर्म में, तो अब हम उसके अंदर कन्वर्जन करेंगे इसका। ये वैल्यू हमें पता है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा O की, तो डेल्टा O कैसे निकाल दूंगा मैं, ये 6 इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे, 25/0.6, 25/0.6, इसको 0.6 से जब डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स वैल्यू आएगी आपकी 41.666 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये एनर्जी आ गई हमारी, डेल्टा O की वैल्यू आ गई कितनी, 41.666 किलो कैलोरी पर मोल आ गई, ठीक है। अब मैंने बताया स्प्लिटिंग किसमें कैलकुलेट करेंगे, पर मोलिक्यूल एंड सेंटीमीटर इनवर्स के लिए, तो उसके लिए इसको क्या करेंगे भाई, एक पर मोल है लेकिन हम पहले इसको किसमें, पर मोलिक्यूल में रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे क्या है, किलो कैलोरी है, तो कैलोरी से पहले इसको किसके अंदर लेकर के आएंगे, जूल के अंदर लेके आएंगे, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट कन्वर्ट किलो कैलोरी टू जूल, किलो कैलोरी को किसमें बदलेंगे भाई, जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल था उसको हम पहले किसके अंदर कन्वर्जन लेके आएंगे, पर जूल पर मोल में, ठीक है। उसके लिए आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्स से जूल पर मोलिक्यूल मोल में लाने के लिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फर्स्ट कन्वर्ट किलो कैलोरी टू जूल पर मोल, डेल्टा O बराबर है कितनी वैल्यू थी हमारी, 41.666 किलो मल्टीप्लाई, अब कैलोरी की वैल्यू कितनी है, 4.6 जूल पर मोल, यानी इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू होती कैलोरी से जब जूल में बदलते हैं भाई, तो कैलोरी से जूल में जाने के लिए वैल्यू कितनी होती है हमारी, 4.2, इसकी मल्टीप्लाई आप मान लीजिए अप्रोक्स जो वैल्यू आ गई वो ले लेते हैं, ठीक है। मान लिया वैल्यू कितना आ गई, 4 × 16, अप्रोक्स आ जाएगी भाई 174.99 के समथिंग आ जाएगी, 997, ठीक है। अब ये एनर्जी किसमें आ गई हमारी, किलो जूल पर मोल में, किसमें आ गई भाई, किलो जूल पर मोल में आ गई। अब ये किलो जूल में है, तो किलो से हम इसको नॉर्मली किसके अंदर ले रख लेंगे भाई, जूल पर मोल में ले चलेंगे, तो इसको हटाने के लिए इस वैल्यू को
कितना आ जाएगा कितना था भाई 174.9972 मल्टीप्लाई बाई 1000 जूल पर मोल। ये जो एनर्जी है भाई हमारी किसमें आ गई जूल पर मोल में। अब जूल पर मोल से हमने इसको किसमें लेके आना है पर मोलिक्यूल और सेंटीमीटर इनवर्स में। पर मोलिक्यूल में वैल्यू लेकर के आने के लिए इसको हमने किससे डिवाइड करना पड़ेगा अवोगाड्रो नंबर से। ठीक है तो हम क्या करेंगे नाउ फर्दर डिवाइड इट बाय अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू इसको एन नोट से डिनोट करते हुए इसकी वैल्यू क्या होती है 6.02 × 10⁻23 एटम होता है एटम लिखते हैं मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल लिख देंगे। इससे क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है तो कितना आएगा भाई इससे मल्टीप्लाई था हमारा 1749972 जूल पर मोल था हमारा। इसको हमने पर मोलिक्यूल में लाने के लिए किससे डिवाइड कर दिया भाई 6.02 × 10⁻23 मोलिक्यूल को प्लान पर मोलिक्यूल लिख लेंगे। ठीक है तो यहाँ से क्या आ जाएगा मोल हट जाएगा। तो अब ये एनर्जी किसमें आ गई जूल पर मोल में आ गई। पर मोलिक्यूल में तो आगे लेकिन हमें और क्या चाहिए सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए। सेंटीमीटर इनवर्स के लिए इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करेगा hc से। ठीक है तो क्या लिखेंगे पर मोलिक्यूल एनर्जी डिवाइडेड बाय hc कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो वैल्यू आएगी इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे hc से। अब h क्या है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू कितनी होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है और c क्या होती है हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो लास्ट में जो वैल्यू आएगी भाई वो हमारी क्या आ जाएगी पर मोलिक्यूल एंड सेंटीमीटर इनवर्स में हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है तो इस प्रकार से हमने क्या पाथ फॉलो किया है। सबसे पहले हमने क्या निकाली भाई एक्सेस हीट ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। वो हमें CFSC देती है। CFSC कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड वैल्यू। अब हमें CFSC कैलकुलेटेड करनी है तो दो कॉम्प्लेक्स की एनर्जी दे दी इसने। एक में ब्रोमीन-2 पोस्ट था जिसमें विदाउट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हीट ऑफ हाइड्रेशन दे दी। एक था जिसमें कॉम्प्लेक्स बनाता उसके लिए एनर्जी दे दी। हम क्या निकाल लेंगे इनके बीच की एक्सेस हीट ऑफ हाइड्रेशन निकाल लेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली माइनस थ्योरेटिकल करेंगे। ये एक्सपेरिमेंटली है ये थ्योरेटिकल है तो इसमें से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ गई -25 किलो कैलोरी पर मोल। अब हमारे पास यहाँ पे एनर्जी आई है कैलोरी में। कैलोरी से हम उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे जूल में। ठीक है तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसको भाई कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। जो वैल्यू आई है यहाँ पे इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करते जूल में आ गई। फिर किलो कैलोरी से जूल में ले आएंगे सिंपल। किलो को हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर पर मोलिक्यूल हमने एनर्जी निकालनी है उसको किससे डिवाइड कर लेंगे अवोगाड्रो नंबर से। पर मोलिक्यूल एनर्जी जो आएगी इसकी जो एनर्जी आएगी पर मोलिक्यूल एनर्जी उसको किससे डिवाइड कर देंगे hc से। तो वो हमारी एक प्रकार से क्या आ जाएगी भाई पर मोलिक्यूल CFSC में एनर्जी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड के लिए क्या निकाल सकते हो भाई CFSC निकाल सकते हो। क्लियर है तो इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके देख सकते हो भाई। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो या उसका क्लिप लेकर के उसकी फोटो खींच के आप यहाँ पर मेल कर सकते हो a+julana@gmail.com। क्लियर है इसके ऊपर आप जो अपनी क्वेरीज दे सकते हो। इसके बाद हमारा 7 प्रॉपर्टी आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आज की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 100% बढ़ते इस सेक्शन से। क्या था हमारा आयनिक रेडियाई का ट्रेंड क्या आता है। ठीक है अब आयनिक रेडियाई के केस में हम पढ़ते हैं भाई आपने 12th में डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ी होगी। डी ब्लॉक में आप पढ़ते हो भाई कि जो साइज है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का
मिडवे तक डिक्रीज करता है, मिडवे के बाद जो डिक्रीजिंग साइन है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज के लिए एक प्रकार से हम यही लेके चलते हैं, हाई ग्रेड हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा बना लेता हूँ एक प्रकार से, ज्यादा स्टीपर बना दिया मैंने इसको, इतनी ज्यादा ग्रेड डिफरेंस नहीं आता है, जैसे ये हमारे ये यहाँ तक आता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर, कि जो आयनिक रेडियस के लिए ऑर्डर है वो एक्सपेक्टेड ऑर्डर हमारा क्या है, ये, ठीक है। अब जब एक्सपेरिमेंटली इसके लिए किया गया तो क्या हुई, हमारा कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इसके लिए हमारा ट्रेंड है। अब जब एक्सपेरिमेंटली किया गया तो उसके लिए क्या ट्रेंड आया भाई हमारा, कल हमने हाइड्रेशन थेरेपी के लिए ट्रेंड पढ़ा था, ऐसे चल रहा था। तो आयनिक रेडियस में ट्रेंड वो सेम रहेगा, लेकिन इनवर्ट ऑर्डर में, मतलब अब की बार कैसे चलेगा, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा बना लेता हूँ, ज्यादा स्टिकर बना दिया इसको मैंने, इस प्रकार से लिख सकते हैं, निकेल, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, और ये हमारा क्या होगा, जिंक होगा। तो आयनिक रेडियस का क्या होगा भाई, कैल्शियम का जो साइज प्रेडिक्ट किया गया सेम है, इसके बाद मैंगनीज का जो साइज प्रेडिक्ट किया गया एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू, थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों सेम है, और जिंक के लिए भी ये वैल्यू क्या है, सेम। लेकिन बाकी एलिमेंट्स के लिए जो वैल्यू थी, जो प्रेडिक्ट की थी, उसके कंपैरिजन में कम आएगी। तो इसमें अब आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है, ये और याद आपको, तो किसी का भी कंपैरिजन आपसे पूछ लिया जाए, आप उसके लिए आयनिक रेडियस का जो ऑर्डर है वो आसानी से बता सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि सर इन बाकी के लिए तो ठीक है, हमने डेल्टा ओ वैल्यू निकाली थी जिसमें की वैल्यूज -0.4, -0.8, -1.2, फिर प्लस -0.6 और फिर 0 आ गई थी। हाइड्रेशन एंथैल्पी के केस में वैल्यूज निकाली थी, आयनिक रेडियस के केस में भी ऐसे हुआ। लेकिन मैंगनीज में ऐसा क्या है या जिंक में ऐसा क्या है कि जो ऑर्डर प्रेडिक्ट किया वही ऑर्डर आ रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख सकते हैं कि कोई भी लिगेंड्स जब अप्रोच करता है, जैसे मैं एक बार एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ स्कैंडियम 2 पॉजिटिव के लिए। स्कैंडियम 2 पॉजिटिव में क्या हुआ है भाई, वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम की R1 18 4s2 3d1 होती है, अब 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो क्या रहेगा हमारा R1 18 4s0 3d1। अब इसके लिए जब हम CFSC की वैल्यू निकालेंगे भाई, ये D है भाई हमारा, D में एक इलेक्ट्रॉन है, स्प्लिटिंग हमें पता है इसकी कैसे होगी, T2G1 1 और ये क्या है हमारा Tg। अब इसके अंदर क्या है, जब लिगेंड इसको अप्रोच करेगा, ठीक है, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, लेस रिपल्सन को एक्सपीरियंस करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है किसमें नहीं है, ना तो dh2 - y2 में और ना dz2। कैसे, अब मैंने आपको बताया था dh2 - y2 और dz2 में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो ऑन द एक्सिस था, जो लिगेंड का अटैक था इसके साथ डायरेक्ट था, जिस कारण से रिपल्सन ग्रेविटी था, एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है किसमें नहीं है, dh2 - y2 या dz2 में नहीं है, नीचे वाले में। इनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है भाई, इन बिटवीन एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हमारा इन बिटवीन एक्सिस है, तो इसलिए क्या करेगा, लेस रिपल्सन फील करेगा, ठीक है। अब रिपल्सन कम फील होगा तो जो इफेक्टिव आयनिक रेडियस है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए वो जो है क्लोजली अप्रोच कर जाएगा और उसका साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज। फिर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जो मैंगनीज है
ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वाही एक्सपेक्टेड एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सेम फॉर Mn2 कि मैंगनीज के लिए जो वैल्यूज हैं ये सेम क्यों आ रही है, क्योंकि वे देखो जब हम Mn2 पॉजिटिव के लिए बनाएंगे तो इसमें क्या होगा हमारा, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, इसमें R1 18, 4s0, 3d5, अब d में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनकी स्प्लिटिंग जब होती है तो 3 तो नीचे हमारे और 2 ऊपर है, D2G3, EG2, तो ये भी फिल है, ये भी फिल है, लिगेंड जब अप्रोच करेगा तो सेम रिपल्सन फील करेंगे क्योंकि ऑक्यूपाइड है, तो अगर रिपल्सन सेम फील होगा तो आयनिक रेडियल का ऑर्डर भी क्या होगा, सेम फील होगा। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो कि कौन सा ऑर्डर Mn2 पॉजिटिव का सेम। इसी तरह से आप पूछ सकते हो कि सर जिंक पॉजिटिव के लिए सेम क्यों है, जिंक पॉजिटिव में क्या होता है, 3d10 होता है, डी में हमारे यहाँ पे कितने थे, 5 थे, मैंगनीज में यहाँ पे 10 के 10 है, तो यहाँ पे भी ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ट्रेंड रहेगा किसका, हमारा आयनिक रेडियल का। क्लियर है। उसके बाद एक जो प्रॉपर्टी आती है हमारी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ट्रेंड पूछ लिया जाता है लेटिस एंथैल्पी का। इसका ट्रेंड पूछ लिया जाता है भाई लेटिस एंथैल्पी, या इसको क्या बोल देते हैं भाई, लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी क्या होती है भाई, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है जब हम किसी लेटिस को ब्रेक करते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका है, जो लेटिस एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की। अब इसको समझिए भाई, अगर साइज छोटा है तो लेटिस एनर्जी ज्यादा है, क्यों भाई, क्योंकि जितना छोटा साइज होगा उसके अंदर अट्रैक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, और उसके लेटिस को तोड़ने के लिए, उन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने उसको क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिस कारण से उसकी लेटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। लेकिन अगर साइज बड़ा है, अब साइज बड़ा होने से क्या होगा, उसके अंदर इंटरेक्शन इतनी क्लोज नहीं रहेगी, वो क्लोज नहीं रहेगी तो आसानी से उसका लेटिस ब्रेक हो जाएगा, यानी लेटिस एनर्जी जो है उसकी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके लिए जो ऑर्डर क्या होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, कैसे, इसके लिए भी अगर हम ग्राफ के माध्यम से इसको याद करना चाहेंगे, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। अब इसके लिए जो लेटिस एंथैल्पी का ऑर्डर था वो क्या एक्सपेक्ट किया गया था भाई, अब साइज का ऑर्डर ये था, साइज घटेगा तो लेटिस एंथैल्पी बढ़ेगी, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था इसका लेटिस एंथैल्पी का, ये इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर था। जैसे जैसे उस तरफ साइज बढ़ रहा है लेटिस एंथैल्पी, उस तरफ साइज घट रहा है लेटिस एंथैल्पी बढ़ रही है। लेकिन जब इसके लिए ट्रेंड देखा गया तो इसमें भी ट्रेंड ऐसे मिला, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये ट्रेंड मिला। फिर आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये ऑर्डर मिला भाई। तो लेटिस एंथैल्पी का ऑर्डर आया तो आपको ये भी इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या थी, एक्सपेक्टेड लेटिस एंथैल्पी, एक्सपेक्टेड लेटिस एंथैल्पी, और ये जो है भाई हमारी, ये क्या है हमारी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड लेटिस एंथैल्पी। तो आई थिंक भाई ये ऑर्डर जो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद जो 9th प्रॉपर्टी आती है हमारी, उसके द्वारा इस थ्योरी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जो 9th आता है क्या था भाई हमारा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपने 2 टर्म जरूर पढ़ी होंगी,
पढ़ी तो मैं बता देता हूँ। एक होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और एक होते हैं डायमैग्नेटिक। ये बहुत बेसिक बातें हैं, याद रखनी होंगी आपको। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? मोहन, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक क्या है? जो जिसके ऑर्बिटल या तो एम्प्टी हो या फुल्ली फिल्ड हो, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली क्या कर दिया जाता है? रिपेल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी इस थ्योरम में आसानी से एक्सप्लेन कर दिया भाई कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे वो तो क्या हुआ? डायमैग्नेटिक, और जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे वो क्या हो जाएगा? हमारा पैरामैग्नेटिक। कैसे? जैसे अगर एक एग्जांपल ले लें, इन टर्म्स ऑफ CFT FeCN6 4 नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। हमें बताना है CFT के अकॉर्डिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं हुई, जिसमें इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे अंदर की तरफ ले जाते थे, फिर D के 2 ऑर्बिटल खाली जाते थे, एक S का 3 P के D2 S के ऐसे बोल देते थे। तो डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक बताना है, लेकिन किस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताना है? CFT के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब आपको पता है भी यहाँ पे आयरन की स्टेट +2 है, बार-बार हम इस एग्जांपल को ले चुके हैं भाई। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी हमारी? 4s2 3d6, फिर 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएंगे, तो D के पास कितने रह जाएंगे? 6। उसके बाद अब इसकी स्प्लिटिंग जब होगी तो आपको पता है पहले T2G फिर E 1 1 1। अब साइनाइड का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हमने पढ़ा था, तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में जाने की बजाय नीचे पेयर अप हो जाएंगे। पेयर अप हो गए तो बताइए कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? पैरामैग्नेटिक तो है नहीं, क्योंकि पैरामैग्नेटिक के लिए क्या करते थे? अनपेयर्ड है। अगर ऐसे होता ना FeCN6 से 3 नेगेटिव, तो आयरन की स्टेट कितनी आती? Fe3 पॉजिटिव, 5 इलेक्ट्रॉन होते इसके पास, अब ये अनपेयर्ड है, तब ये क्या हो जाता? पैरामैग्नेटिक। लेकिन Fe2 पॉजिटिव में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 के 6 यहां पेयर्ड हो गए, तो ये कंपाउंड अब कैसा है? डायमैग्नेटिक है। तो इसने आसानी से एक्सप्लेन कर दिया था भाई इसको, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्लियर है? इसके द्वारा और क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं भाई हम? म्यू कैलकुलेट। म्यू के लिए क्या फार्मूला होता है हमारा? n × n+2 √Bm। याद रखें, अगर किसी की भी म्यू की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो कंपाउंड क्या है? डायमैग्नेटिक है। और अगर किसी की वैल्यू म्यू की ग्रेटर देन 0 है, तो कंपाउंड हमारा कैसा होगा भाई? पैरामैग्नेटिक। तो इसके लिए अगर आप म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, n क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या होगा भाई हमारा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास एक भी नहीं है, तो म्यू में n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 0 × 0 + 2 √Bm। 0 + 2 क्या होगा? 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया है 0 Bm। मतलब ये कंपाउंड कैसा है? डायमैग्नेटिक। इस फार्मूला से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि डायमैग्नेटिक है। जबकि इसकी अगर बात करते हैं FeCN3 नेगेटिव की, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या अनपेयर्ड है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं हम? 1 पुट कर लेते हैं, म्यू = 1 × 1 + 2 √Bm। 1 × 2 3, 3 के √3Bm। इसकी वैल्यू 1.732 Bm, यानी म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये कंपाउंड कैसा है भाई? पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? ये जो म्यू है भाई, इसका फार्मूला क्या है? n × n+2। कई बार क्या है, स्पिन की फॉर्म में पूछ लिया जाता है, तो वहां पे हमारा फार्मूला क्या रहता है? 4s × s+1 रहता है, जहां पे s क्या होता है हमारी? जो इलेक्ट्रॉन है उनकी मल्टीप्लिसिटी। एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ रख देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ + हाफ 1 रख देंगे, 3 है तो हाफ + हाफ + हाफ 3/2 पुट कर देंगे। इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। दो एग्जांपल और लेंगे भाई कि हमें यूज करना है CFT का और मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है NiCl4 2 नेगेटिव। NiCl4 2 नेगेटिव, टेल using CFT it is diamagnetic
डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। अब ये तो क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है। एक तो क्या कर सकता है, फार्मूला दे देगा आपको और पूछ लिया सेफ्टी का यूज करके आप ये बताओ ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा सकता है वो बता देगा NiCl4 2 नेगेटिव, ये तो है पैरामैग्नेटिक, ये क्या है पैरामैग्नेटिक। बट NiCN4 2 नेगेटिव ये क्या है डायमैग्नेटिक। कमेंट करो। तो आई थिंक भाई इसकी एक्सप्लेनेशन आप इजीली दे पाओगे। इसके अंदर हमें पता है क्लोराइड जो एक वीक फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करवा पाएगा तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन NiCN4 में उसमें क्या है भाई, स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग कैसे होती है याद है भी किसी को? अगर याद हो तो कमेंट करके बताना यस सर याद थी। स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग मैंने आपको कैसे बताई थी, XZ हमारे नीचे थे, ऊपर Z स्क्वायर, फिर XY और फिर X स्क्वायर माइनस से Y स्क्वायर, इस तरह से। अब इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसे पेयर्ड हो जाएंगे भाई, सारे के सारे ऐसे पेयर्ड हो जाएंगे इस प्रकार से, कोई अनपेयर्ड नहीं है। तो जिस कारण से क्या शो करता है भाई, एक प्रकार से डायमैग्नेटिक बिहेवियर। क्लियर है? उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी जो आज हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे, इसके बाद एक लेक्चर के लिए प्रॉपर्टी बच जाएगी भी हमारी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है, वो हम अकेले एक लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। 10th हमारी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। अब स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज से हमारा क्या मतलब है भाई, कि किसी मेटल के साथ जब कोई एनर्जी या जब कोई रेडिएशन इंटरेक्ट करती है तो किस वे में वो इंटरेक्ट करती है और वो डबलेट देगी, सिंगलेट देगी या ट्रिपलेट देगी, उस तरह का बिहेवियर जो है ये स्टडी करने में मदद करती है। जैसे इसके अंदर हमारा एक क्वेश्चन दे दिया, वाई TiS2O6 इज पर्पल, तो ये पर्पल है, ये हम इसके बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब ये कंपाउंड कैसा पर्पल है, इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा स्पेक्ट्रा। फर्स्ट रिकॉर्ड स्पेक्ट्रा, मतलब सपोज करो भी आप लैबोरेटरी में काम कर रहे हो, ठीक है, और लैबोरेटरी में आपके जो गाइड है, आपके जो एक प्रकार से जो आपका सुपरविजन कर रहे हैं आपको एमएससी सॉरी पीएचडी के अंदर, वो एक छोटी सी बोतल के अंदर जो है एक कंपाउंड ले TiS2O6, आपको बता दिया कि भी ये कंपाउंड है TiS2O6 और इसका कलर कैसा है, पर्पल है। तो आप बताओ ये पर्पल क्यों है, कोई और कलर इसका क्यों नहीं है? तो आप बोलोगे ठीक है सर मैं करता हूँ, आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। तो जो आप सबसे पहला स्टेप आप लैब के अंदर करोगे, आप क्या करोगे, उसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करोगे। मान लिया सपोज करो स्पेक्ट्रा हमारा ये आया इस प्रकार से, ये जो पीक है स्पेक्ट्रा की ये हमारी 20,000 सेंटीमीटर यूनिवर्स के ऊपर आई, जो हाईएस्ट पीक थी हमारी। क्लियर है? अब टाइटेनियम की स्टेट में हमारा TiS2O6 3 पॉजिटिव है, टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3 पॉजिटिव की, R1 18 4s0 3d1, क्योंकि नॉर्मली टाइटेनियम क्या होता है 4s2 3d2, 3 पॉजिटिव है तो 2 ये इलेक्ट्रॉन एक ही गया। तो इसके लिए ट्रांजिशन स्टेट हम दिखा सकते हैं भाई, D के पास हमारा एक इलेक्ट्रॉन था, इस प्रकार से स्प्लिटिंग जब हुई तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा कहां पे रहेगा भाई, T2Z1 लोअर के अंदर रहेगा, ठीक है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसको फिल कर रहा है, ग्राउंड स्टेट को फिल कर रहा है, फिल लेंगे ग्राउंड स्टेट। अब क्या है, जब इसके ऊपर एनर्जी फॉल होगी, एनर्जी फॉल होते ये जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के अंदर है ये यहां से एक्साइट होकर के कहां चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर यहां पर आ गया। तो एक्साइटेड स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो गया, Eg1, T2 क्या हो गया भाई हमारा 0 हो गया एक प्रकार से, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट का सिंबल
और एक्साइटेड स्टेट में जब ये गया तो इसका सिंबल हो गया 2 जब 2T2G था तो कैसे थी इसकी T2G 1 EG 0। एक्साइटेड में क्या हो गया है T2G 0 EG 1। इस प्रकार से हमने ये सजेस्ट कर लिया भाई कि ये इलेक्ट्रॉन है ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है 1 बैंड प्रोवाइड कर रहा है। इसने क्या सजेस्ट कर दिया ये हमें 1 बैंड प्रोवाइड कर रहा है। अब जब हम इस सेंटीमीटर इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे नैनोमीटर में 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स कन्वर्ट इनटू नैनोमीटर। अब सेंटीमीटर इनवर्स को नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है फिर वही आ गया बेसिक में। अगर आपने यूनिट कन्वर्जन पढ़ा है तो ही आप इसको कर पाओगे। अब बच्चे क्या सोचते हैं बेसिक छोड़ दो डायरेक्ट यूनिट समझ में आ जाए तो ऐसा नहीं होगा भाई। आपको पहले लेक्चर देखना होगा। तो 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स को हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे नैनोमीटर। अब सपोज करो जब हमने इसमें कन्वर्जन किया तो इसकी जो अप्रोक्स वैल्यू आई वो 500 नैनोमीटर है। कितनी है भाई 500 नैनोमीटर। ठीक है। अब जब हमने कलर व्हील होता है उस कलर व्हील को हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें अलग अलग कलर होते हैं कि अगर ये कलर है जो भी है तो इसका कलर कॉम्प्लीमेंट्री ये दिखेगा। तो जब देखा गया 500 नैनोमीटर पर तो वहां पर कौन सा कलर था भाई ग्रीन। और ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है पर्पल होता है। तो वहां से हमने बता दिया कि सर ये जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर एनर्जी का ऑब्जर्व कर रहा है वो 500 नैनोमीटर है। जिस रीजन के अंदर हमारा ग्रीन कलर फॉल करता है और ग्रीन कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमारा पर्पल है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है पर्पल है। इस वजह से कंपाउंड हमें क्या दिखाई दे रहा है पर्पल दिखाई दे रहा है। क्लियर है। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आया। इसके बाद एक और एग्जांपल ले सकते हैं भैया। ठीक है एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। NiS262 पॉजिटिव स्पेक्ट्रम NiS263 पॉजिटिव ये हमें क्या देता है अभी 3 बैंड्स देता है। अब उसमें हमने क्या किया था हमें बैंड का नहीं पता था। हमने उसके ऊपर यूवी रेज फाल की या जो भी IR फाल की हमने उसका स्पेक्ट्रा लिया और उस स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करके देखा कि एक बैंड आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इसने पहले ही बता दिया भाई NiS206 है 3 पॉजिटिव को हमें 3 बैंड्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो आपको बताना है ये कैसा कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो इसके लिए सेम केस जैसे हम यहाँ पे लेके चले थे। ठीक है। उसके पहले ग्राउंड स्टेट फिर एक्साइटेड स्टेट में क्या क्या ट्रांजिशन हो सकते हैं फिर उसके बेस पे आप देखोगे हाँ जितने ट्रांजिशन पॉसिबल उतने बैंड्स ये प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। फिर उन बैंड्स को हम एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच करके उसका एक कलर निकाल लेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है ये शो कर देगा। क्लियर है। इसी प्रकार से आप और भी ले सकते हो वेरिएबल पोस्ट ले सकते हो। क्लियर है। तो ये भी हमारी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे हम। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। आज के लेक्चर में इतना ही।